तो सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रेशर में है कि इस दफ़ा एक बड़ा मुश्किल सा और सख्त किस्म का बजट आएगा। आप एटलीस्ट 5% 10% का रिलीफ दें। आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो लोग अब स्टेज पे आ गए हैं कि लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, मतलब हमारे पास कुछ अपने पास है ही नहीं जो हम खर्च करें। प्रॉब्लम यह है कि आप उस पर आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। आप टैक्स ले रहे हैं, टैक्स इज अ साइकिल। ये नहीं है कि ये वन वे है, इट्स आप ले रहे हैं तो यू हैव टू गिव समथिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिबर्टी टॉक। कुछ अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हमारी टीम काफ़ी मसरूफ़ रही है नेशनल टैक्स कन्वेंशन, नेशनल टैक्स पेयर्स कन्वेंशन पे। एक बहुत बड़ा और बहुत अमेजिंग कन्वेंशन जिसके अंदर पाकिस्तान से डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट शोबों से टैक्स पेयर्स ने हिस्सा लिया और अपने हकूक़ के बारे में बात की। बजट के कुछ दिनों पहले ही इस कन्वेंशन के होने से आई थिंक इसका एक अपना असर है और हुकूमत को भी देखना चाहिए कि जो आम टैक्स पेयर है वो किस तरह देखता है उसकी पॉलिसीज़ को। और इस दफ़ा बजट में काफ़ी ख़तरात नज़र आ रहे हैं क्योंकि हुकूमत के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहा है फिस्कली, और वो कैसे इसको हैंडल करती है। अमूमन टैक्स पेयर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स बढ़ा के हैंडल करती है। आज के दिन हम इसी के ऊपर, बजट के ऊपर और गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास हैं नेशनल कन्वीनर of the Taxpayers Alliance of Pakistan, अनवर काशिफ मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सो अनवर साहब जो है एक टैक्स लॉयर हैं और उसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के साथ भी टाइम सर्व किया है और अब जो है नेशनल कन्वीनर ऑफ टैक्स पेयर्स अलायंस ऑफ पाकिस्तान आ गए हैं। तो सर लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स। अभी मुझे बताएं, आप नए चेयरमैन आए हैं टीपैप के। अब टीपैप को हो गया होगा तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, जिसके अंदर डिफरेंट चेयरमैन आए, डिफरेंट विजन के साथ आए। आपका क्या विजन है टीपैप के लिए? आई थिंक थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बेसिकली जो टैक्स पेयर अलायंस है और जो मेरा बैकग्राउंड है टैक्स लॉयर का, और जो मैंने पाकिस्तान टैक्स बार, कराची टैक्स बार, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार के साथ जो मिलकर काम किया है, तो वो बेसिकली उसकी वो वजह थी कि वो टैक्स पेयर्स जो पाकिस्तान के ना वो बहुत डिप्राइव्ड हैं, उनकी कोई वॉइस नहीं थी। और आई थिंक ये प्राइम इंस्टीट्यूट ने जो इनिशिएटिव लिया 3 साल, जाहिर सी बात है किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी एक चीज़ को आप ड्राइव करते हैं उसमें टाइम लगता है। अब वो 2-3 साल में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो चीज़ें थी, चैलेंजेस थे, वो मेरे ख्याल में 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए हैं। और मुझे बड़ा इस बात पे आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मुझे जो है अलायंस ने मुझे ये ऑनर दिया कि जी मैं उनको लीड कर सकूं एज अ चेयरमैन। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमें अपना मेंबरशिप का डेमोग्राफ बढ़ाना पड़ेगा। उस मेंबरशिप के डेमोग्राफ के लिए इसलिए कि जितने टैक्स पेयर्स हैं वो सारे एलिजिबल हैं टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस अलायंस। और यही हमेशा हम जब हम बात कर रहे होते थे बार फोरम पे, तो यही बात होती थी कि जी ये जो वॉइस है टैक्स पेयर की वॉइस पहुंच नहीं रही है। चैम्बर्स अपनी बात करते थे, वो अपने बिजनेस की बात करते थे, कुछ लोग और बात करते थे, एसोसिएशन ट्रेड बॉडीज़ वो अपने लेवल पे बात करते थे, बार एसोसिएशन अपने लेवल पे बात करते। बट एक इंडिपेंडेंट वॉइस जो है ना वो पार्लियामेंट में जानी चाहिए, वो वॉइस वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा व्हीकल है टू कन्वे के जो टैक्स पेयर जो हैं वो क्या समझते हैं, कितने वो इस वक्त स्ट्रेस हैं, कितने उन पे अनड्यू प्रेशर्स हैं, कितना उनके लिए इस वक्त जो है चैलेंज हो गया है इन्फ्लेशन, टैक्स बर्डन, हाँ, और डिफरेंट अदर चैलेंजेस। ये सारी चीज़ें मिला के जो है उनके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। सो हम कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है आप भी टीम है और दूसरे लोग भी यहाँ पे टीम है और दूसरे मेंबर्स हैं, कि 6 महीने हम सिर्फ मेंबरशिप ड्राइव पे जाएं, लोगों को इंगेज करें, लोगों को इनरोल करें, और उसके बाद फिर हम एम्फेसाइज करेंगे कि ये जो है वॉइस के तौर पे एक आ गया है। और हाँ, जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव वॉइस, हम कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, हम बात करेंगे टैक्स दिया जाता है तो टैक्स का रिटर्न क्या होता है, तो ये बात करेंगे, ये प्लान है हमारा। अनवर साहब, आप बात करते हैं चैलेंजेस की टैक्स पेयर्स को जो होते हैं। अगर आप हुकूमत से बात करें या FBR से बात करें तो वो तो कहेंगे कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर है ही नहीं। और अगर आप उनसे फर्दर डिस्कशन करें तो वो आइडेंटिफाई करेंगे टैक्स पेयर को एज ए टैक्स चोर। तो ये क्या हो रहा है? आप कोई और बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई और बात कर रही है क्या असल सिचुएशन? देखिए, इशू ये है कि गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान की अपनी कोई टैक्स पॉलिसी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली
हम IMF के एजेंडाज पे, हम उसके सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स पे और उनके साथ जो निगोसिएशन है उस पर अपनी पॉलिसी मर्तब करते हैं, उस पर हम बनाते हैं। तो इस तरह जब आप करते हैं ना, तो फिर आप ग्रास रूट पे जाके वो चीज़ें नहीं पहुंचती। जो टैक्स प्लानिंग है या टैक्स की आपको पॉलिसी बनानी है, उसमें ये नहीं है कि आम आदमी जो है वो सतह जो उससे और नीचे चला जाए और जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल ही उस पर आ जाए कि गरीब गुर्बत पे आ जाए, और अमीर के लिए लाइफ चैलेंज हो जाता है। और जो पॉलिसी बनती है वो ये है कि आप जो लोग हैव्स हैं उनसे लिया जाए और हैव नॉट्स को दिया जाए। अब वो किस तरह दिया जाए हम बात भी करेंगे, लेकिन बात ये है कि ये एक हॉलिस्टिक पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। लेकिन आपको इदराक होना चाहिए इस बात का, आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में आज से 20 साल पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पॉलिसी बनाई थी, आज उन्होंने पूरा जो अपना स्प्रेड है वो उस पर बनाया हुआ है। सो मेरे ख्याल में पाई बढ़ाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, देन चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन पॉलिसी मेकर को FBR तो एक उनका टूल है, वन ऑफ द एजेंसी है, बट FBR को बैशिंग करना अपनी जगह बात है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये इदराक होना चाहिए कि ये लॉ आ रहा है, ये कानून बन रहा है, ये टैक्स लग रहा है, आम आदमी इससे कहाँ सर्वाइव करेगा। मेरा आम आदमी जिसकी 75,000 रुपये सैलरी है, जिसकी लाख रुपए सैलरी है, उसका जब आप बिल देते हैं 25,000 रुपये का, उस पर फिर आप टैक्स भी लगाते हैं 40% 20% का, तो वो अपने बच्चों को कैसे सर्वाइव करेगा, फैमिली कैसे रेसिडेंट करेगा। तो ये जो चीज़ है ये पॉलिसी मेकर्स का काम है, टू थिंक, इवेलुएट एंड एक्ट। अनवर साहब, आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से एक और ही किस्म का प्रेशर होता है, और हमेशा जो है उनका कंसर्न जो होता है वो रेवेन्यू रेज करने का होता है, चाहे उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोई भी हो जाए। अब आपने कुछ चीज़ों पे रोशनी डाली, जैसे कि आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करें, मुझे बताएं कि टैक्सेस में मेजर चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह लोग जो हैं वो ख़राब होते हैं हमारी टैक्स पॉलिसीज़ की वजह से। देखिए, अगर आप ये देखें कि हम पहले सेगमेंटाइज कर लेते हैं। अगर एक सेगमेंट है सैलरी क्लास, एक सेगमेंट है जो कि बिजनेस से इंडस्ट्रियल वो है, और एक बिजनेस ट्रेडर्स हैं। अब इन तीनों सेगमेंट्स को अगर हम इस तरह लेके चलें तो सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रेशर में है, बिकॉज वो अपनी 100 रुपये की सैलरी पे आधी सैलरी का टैक्स देके चला जाता है, और जो 50% उसका अमाउंट वो घर लेके जाता है, देन ही हैज़ और शी हैज़ टू बेयर द क्या लॉ एंड सिचुएशन, पानी, बच्चों की तालीम, हेल्थ, हर चीज़ उसको बेयर आउट करनी पड़ती है। तो आप कैसे समझ सकते हैं गुजारा करेगा। ये वाला सेगमेंट तो सेल्स टैक्स के अंदर भी ठीक ठाक पैसे डाल देता है, कंजम्पशन बेस है ना। आपने 19%, अब आजकल आवाज़ आ रही है 19% करने जा रहे हैं, या 18%, अभी इस वक्त अगर एग्जिस्टिंग 18% है, तो मेरी अगर रेवेन्यूज आपके रेवेन्यूज में फ़र्क है बहुत, लेकिन दोनों को 18% देना है। बिल्कुल, मैं और आप जो हैं वो अगर डिफरेंस है हमारा, तो वो उसके बावजूद हमें 18% है। मैं साबुन खरीदूं, मैं अपनी ज़रूरत ज़िंदगी खरीदूं, उसमें मुझे पैसे वो इतने दे रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इससे जो है वो और ज़्यादा उसकी कॉस्ट जो है बाइंग पावर कम होती है और बर्डन बढ़ता है। अच्छा, जो सैलरी क्लास है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्सेशन कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन हम देखते हैं SME सेक्टर है, स्मॉल मीडियम बिजनेस का, और फिर हम कॉर्पोरेट सेक्टर देखते हैं, इनको क्या चैलेंजेस होते हैं? नहीं, लेकिन अगर टैक्स पेयर्स का डेमोग्राफ देखें तो सैलरी बहुत बड़ा चंक है उनका उसमें, इन नंबर्स, यस। मतलब इफ यू आर सेइंग कि हमारे पाकिस्तान के 7 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, तो उसमें उनका बहुत मतलब 30-40% उनका वो है, बिकॉज ये वो क्लास है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैक्स कट जाता है। बिल्कुल, एंड बाय डिफॉल्ट दे हैव टू फाइल देयर टैक्स। सो वो उनके पास कोई और वो नहीं होती कि वो कोई चीज़ को उसमें कोई और बात कर सकें। दूसरा जो SMEs हैं, जो दूसरा ट्रेड में जो ट्रेड्स की बात की थी, और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड बॉडीज जो हैं वो वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में आपका बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप जो है उसकी वजह से सारा बर्डन सैलरी पे पड़ रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पा रहा। अब ये हुकूमत एक फाइलर और एक नॉन फाइलर का एक वो लेके आए थे, फिर फाइनली उनका एहसास हुआ कि यार ये ख़त्म होना चाहिए। अब उन्होंने कोशिश की है ख़त्म करने की, लेकिन आप डॉक्यूमेंट जब तक नहीं करेंगे, आप क्या देखें नादरा है, नादरा जो होते हुए जितना सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर वो है, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट करने के बाद हर एक पे टैक्स लगा दें, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टैक्स लगता है तो लगाएं उस पर, कम लगता है कम लगाएं, ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको उस पर पता तो होना चाहिए कौन लोग हैं काम कर रहे हैं क्या। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप SMEs को देखें ना, तो वहाँ अगर आपने क्या होगा कि वो अनडॉक्यूमेंटेड है, वहाँ पे कैश पे काम हो रहा है। अब ये जो चंक होता है ना, इसका बर्डन सारा जाता है सैलरी पे,
और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में जैसे अनजस्टिस है। तो अभी बजट आने वाला है और आपने पिछला साल देख लिया, ये ईरान वॉर की वजह से, हॉर्मूज की वो चोक पॉइंट्स की वजह से पेट्रोल महंगा होता रहा और गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड कि वो पीडीएल को भी फिर कम करे। अब वो सारी रिकवरियां करनी है गवर्नमेंट ने, और इवन आई थिंक 2-3 दिन पुरानी खबर है कि आईएमएफ की तरफ से भी रिकमेंडेशन आ गई कि सेल्स टैक्स को 19% पे रख लिया जाए। आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल गया था और आईएमएफ ने कहा था ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने बताया था कि हम इस तरह पैसे कलेक्ट करेंगे, राइट, तो उन्होंने ओके किया, मतलब ये हाँ, उन्होंने तो ओके करना ही है ना, उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे चाहिए। तो अब आप कुछ लोग तो तवक्को कर रहे हैं कि इस दफ़ा एक बड़ा मुश्किल सा और सख्त किस्म का बजट आएगा। आप जो है आपके फेयर पॉइंट्स क्या हैं इस दफ़ा? आप क्या देखते हैं ख़राब होते हुए चीज़ें? देखें, तवक्को तो मैं भी यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये इस उम्मीद के साथ आना क्या चाहिए, हाँ, मैं ये समझता हूँ आना क्या चाहिए आपको। देखें, मैं नहीं कह रहा कि आज ही आप स्लैश कर दें 50%, आज ही आप करें, लेकिन आप एक रोड मैप बनाएं। आप एटलीस्ट 5%, 10% का रिलीफ दें टैक्स पेयर्स को। आप एटलीस्ट आप उनकी जो हार्डशिप है ग्राउंड पे, एफबीआर के साथ कंप्लायंस है, उसको कम करें, तो आपको उनको रिलीफ फील होगा। ये आप नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए आप उनको एटलीस्ट एक कार्ड इशू करें, टैक्स पेयर है तो जाके पूरा आप नहीं दे सकते उनको हेल्थ का, तो 25% का हेल्थ का रिबेट ले लें वो। बिल्कुल। अच्छा अनवर साहब, आप इंटरेस्टिंग थिंग आपने कहा कि टैक्स रेट को कम किया जाए। अब गवर्नमेंट तो नहीं नज़र आ रही इस तरह की तजवीज़ को देखने में, लेकिन अगर हम इकोनॉमिस्ट से पूछें तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि अगर हम टैक्स रेट को कम करेंगे तो एक्चुअली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ बढ़ भी सकते हैं। तो अब आप इसको इस तरह की बात को आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर अपने आप को अगर उसे रेवेन्यूज बढ़ाने हैं तो एक्चुअली ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप टैक्स रेट कम करो, टैक्स नेट ब्रॉडन हो जाएगा एंड मे बी मोर मनी विल कम इन। देखिए, ये हमेशा होता है कि जब भी ये रेट कम होता है ना, जब स्प्रेड बढ़ाते हैं हम, तो आपको उसका टर्नओवर बेस, आप अगर आप देखें ना प्राइवेट सेक्टर में लोग कहते हैं कि यार मैं छोटे मार्जिन कर रहा हूँ लेकिन टर्नओवर बेस काम कर रहा हूँ। सो ये स्ट्रैटेजी वही है जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उस पर आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ ये काम रह गया कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन करते रहते हैं आप सिर्फ अनवर साहब, हर क्वार्टर आप ग्राउंड पे तो काम कर ही नहीं रहे। अब तो इन्होंने इतनी सारी गाड़ियां ली हैं, अब तो ये ग्राउंड पे जाते हुए नजर आने चाहिए, आना चाहिए इनको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्प्रेड को बड़ा करना चाहिए ना। आप स्प्रेड बड़ा करते, मैं लोगों से ये सवाल करता कि नॉन फाइलर तुमने 4 साल रखा, मुझे ये बता दो कि 4 साल में तुमने जो है कितने लोगों को कन्वर्ट किया फ्रॉम नॉन फाइलर टू फाइलर। ये स्ट्रैटेजी आप ये तो शेयर करो ना। ये जो चीज़ है ना, जब तक नहीं होगी तो ये बड़ा नहीं होगा। ये तो बहुत ही आइडियल चीज़ है कि आपको हमेशा कहा जाता है कि हाई रेट ऑफ टैक्सेशन टेम्पटेशन टू द इवेजन, मतलब जितना हाई रेट होगा वो लोगों को एवेट करने पर गया, लोग आपकी इन्वेस्टमेंट भी गायब होगी। बिकॉज देखें, इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस है ना, वो आरओआई देखता है, उसको वो कहता है यार मेरा रिटर्न या मेरा पैसा इतना अगर कट जाएगा यहाँ पे तो मैं क्यों आऊँगा। और आपके बराबर में एक टैक्स हेवन था, अब पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल होती है, बट आपने उसके बावजूद अपने रेट बढ़ाते चले गए। सो उसके डिसएडवांटेज आपको हुए जो इकोनॉमी ने आपको देखा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही फिलॉसफी है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। इसको आपको 5 साल का एक रोड मैप लेके आना चाहिए। आपको 2-5 जहाँ भी जिस तरह 5%, 2% जहाँ भी आपको रेट कम करना है, जहाँ आपको आईएमएफ के कंप्लाइंस करनी वहाँ रुक जाएं, लेकिन कुछ रिलीफ दें, आप कंप्लाइंसेस में रिलीफ दें, आप उनको एक कार्ड बना के दें जिसमें रिलीफ दें। आप कुछ ना कुछ तो इंसेंटिवाइज करें, आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो लोग अब स्टेज पे आ गए हैं कि लोग अपने आप को कहते हैं कि हमारे लिए हम बिल्कुल ही बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, मतलब हमारे पास कुछ अपने पास है ही नहीं जो हम खर्च करें। तो पाकिस्तान में अगर लोगों को रखना है, पाकिस्तान में लोगों को फ्लरिश करना है पाकिस्तान में, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी इंसेंटिवाइज करनी और एक 5 साल का रोड मैप देना पड़ेगा आपको। अच्छा अनवर साहब, अगर आपके ख्याल में टैक्स कम करने से जो है ये सिस्टम के अंदर एक्चुअली इंप्रूवमेंट्स आएंगी टैक्स रेट कम करने से, तो आपके ख्याल में ये जो नए मेजर्स थे कुछ जैसे कि सुपर टैक्स था, ये किस तरह हार्म कर रहे हैं पूरी टैक्सेशन पॉलिसी की इन्वायरमेंट को, और व्हाट वुड यू डू विद इट? वुड यू गेट रिड ऑफ इट? नहीं, देखें, ये उसी तरह हार्म करेंगे जिस तरह 19% हार्म करेगा अगर आप रेट बढ़ाएंगे। तो आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा अनडॉक्यूमेंट कर जाएंगे। बिल्कुल, बिकॉज वो एक आदमी का मार्जिन नहीं होता 15% से 20% के दरमियान, तो आप उससे बोलते हैं 19% दो, तो उसके लिए तो लुक्रेटिव है यार मैं इसको ही स्लैश कर दूं यहाँ पे। ऐसा ही है, ठीक है ना। सो सेम इज सुपर टैक्स। आपने टैक्स बढ़ा दिया, आपने लोगों से लोग अपने आप को नॉन रेजिडेंट बना के चले गए।
जो हाई हाई अप से उन्होंने अपने आप को नॉन रेजिडेंट बना लिया, तो आपको एंड ऑफ द डे आप लूजर ही है ना, मतलब आपके पास लोग नहीं है, बिकॉज आज ये जो वो था, जो स्लैब था सुपर टैक्स का, वो तो हाईएस्ट उस पर था ना, तो वो लोगों को आपने वो किया, तो वो लोग चले गए यहाँ से, या वो अपने आप को नॉन रेजिडेंट उन्होंने कीप रखा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है, हुकूमत को ये समझना पड़ेगा कि आप अगर अचानक से टैक्स बढ़ा देंगे, अचानक से रेट इन्हांस कर देंगे, तो इस तरह स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। आपको रेट को कम करना पड़ेगा, और आपको 5 साल का रोड मैप देना चाहिए, आपको उसमें उस पर अमल करना चाहिए, और फिर इसके बाद आपको जो है देखें कैसे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लोग भी जो है खुश होंगे। अब देखें, अगर सेल्स टैक्स बढ़ता है 19% तक चला जाता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर उसकी वजह से प्रेशर आएगा इकॉनमी पे, कंजम्पशन डिक्रीज होगी। और अभी रिसेंटली सिंपल सी बात है ना, देखें मैं और आप जाएंगे, कोई आदमी कहेगा मुझे कि यार ये एक चीज़ 100 रुपए की है और एक चीज़ 120 रुपए की है, मतलब एक जनरल फिनोमेना बता रहा हूँ, तो वो कहेगा यार मुझे 100 रुपए की दे दो, वो कहेगा रसीद नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। मतलब ये आप इस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। ये हुकूमत के लोग जो बैठे हैं वो भी यही करते हैं। मतलब अगर आप उनके घर वाले भी यही करते हैं कि रेस्टोरेंट में आते हैं, वो कहते हैं रसीद। तो ये आपको हकीकत को तस्वुर करना पड़ेगा कि रेट, अब आप देखें इस वक्त पंजाब में जो कार्ड पे टैक्स है रेस्टोरेंट में 5% है। सो एवरीबडी इज हैप्पी कि यार दे दिया जाए। हाँ, वो हमेशा पूछते हैं कैश और कार्ड, और एवरीबडी सेज कार्ड। अब तो ये लोगों को समझना चाहिए ये बात कि यार ये 5% टैक्स लगा रहे हैं, सो एवरीबडी इज विलिंग, तो आप टर्नओवर बेस आपको वही कलेक्शन आ जाएगा। अच्छा, एफबीआर के साथ अगर बंदा बात कर, शायद एफबीआर इज एबल टू स्टिल कलेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ टैक्स अगर ये टैक्स रेट बढ़ाते भी हैं, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर की, कि इस दफ़ा का उन्होंने टारगेट सेट किया जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4% पे लेकर जाएंगे। तो अगर कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है सेल्स टैक्स बढ़ा के, तो फिर वो ग्रोथ कहाँ से आएगी? वो तो नहीं आएगी जीडीपी के अंदर। आपका क्या ख्याल है इस पर? सर बेसिकली इशू ये है कि आप जो हैं वो 4% ग्रोथ आज कह देते हैं, पता नहीं ये फाइनेंस मिनिस्टर हो नहीं हो, 6 महीने बाद आपको ये पता नहीं है। इशू ये है कि आप अगर कहें और कल कोई आदमी इनको रिटर्न में ये कहेगा कि यार ये आपने कहा था, तो लोग नाराज हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, तो आपको अगर आप कह रहे हैं तो फिर देन नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आता। नजर क्या आता है, एक केस को एक साल ऑडिट में सेलेक्ट किया, दूसरे केस को दूसरी साल ऑडिट में सेलेक्ट किया, फिर ऑडिट में सेलेक्ट किया, उसको स्क्वीज करते जाओ, आखिर उसमें से वो रस आना भी खत्म हो गया है। अच्छा, अब एफबीआर के साथ इशू क्या है कि एफबीआर हो गया, वो जो वहां से आते हैं नंबर्स, वो कहते हैं यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। अब अगर आप कह रहे हैं कि वो टारगेट सेट करते हैं, अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही, तो देखें टैक्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। टैक्स ऐसे नहीं होता कि आप झटके से मार के यूँ कर ले। टैक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी जब साइकिल चलता है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना, टैक्स के थ्रू एक्सचेकर में गिरता है, और एक्सचेकर जो है उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर रुकी हुई है तो फिर टैक्स भी कम होता है। लेकिन एफबीआई को कहा जाता है कि तुम्हें ये रेवेन्यू करना, तो फिर एफबीआई उसके लिए जो जिसे कहना चाहिए कि हार्डशिप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, और वो चीज़ें जो हैं फिर वो, अरे एफबीआर तो उसके पास जो भी हाथ में आता है वो रख लेती है। मतलब आप सेल्स टैक्स देखो, सेल्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, तो वो सेल्स टैक्स बढ़ा दिया करती है। उसको पता है कि कॉर्पोरेशंस जो हैं वो टैक्सेस अपने फाइल करती हैं, तो वो कॉर्पोरेशंस के ऊपर बर्डन बढ़ा देती हैं। तो बेसिकली जिनके ऊपर दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर ज़्यादा दबाव करके एक तरीके से एफबीआर की स्ट्रैटेजी जो आपके हाथ में है ना, आप उसको जो है ना स्क्वीज करते हैं, उसकी आर्म ट्विस्टिंग करते रहते हैं। अब वो आर्म ट्विस्टिंग में जो है वो जितना आप उसके पास से निकल आता है और निकल आता है, लेकिन ये तरीक़ेकार लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। इससे आपकी काउंटर प्रोडक्टिविटी होती है। ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। अब काउंटर प्रोडक्टिव में होता है कि वो डैमेज करता है इकोनॉमी को, वो डैमेज करता है टैक्स के सिस्टम को, वो पूरी सप्लाई चेन को डैमेज कर देता है। कुछ से अगर एक आदमी आपसे नाराज होकर बाहर निकला ना, उसे पूरी सप्लाई चेन को डैमेज कर देना है। अच्छा अनवर साहब, एक ये भी बात की जाती है कि पॉलिसी के अंदर अगर अनसर्टेनिटी हो, बार बार बदली जाए पॉलिसी, तो उसकी वजह से भी लोग जो है वो पॉलिसी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। अब आपके ख्याल में ज़्यादा हार्मफुल पाकिस्तान में क्या चीज़ चल रही है, कि ये हाई टैक्स रेट्स के मसले हैं, या अनसर्टेनिटी की वजह से भी जो है ये लोगों को टैक्स नेट में नहीं आने दे रहे, और इवन इन्वेस्टर्स भी भाग जाते हैं इसकी वजह से? देखें, अब आज 5 तारीख से बजट आगे चला गया आज जी खोलें अभी, वरना ये था पिछले एक हफ्ते से हर आदमी ने अपने मेजर डिसीजन रोके हुए थे।
तो अनसर्टेनिटी का यह हाल है कि आप उस पर डिसीजन रोके हुए हैं कि यार ये कहीं शेयर रेट कम कर दें या कहीं राडा ज़्यादा कर दें, तो मैं उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करूँ। तो अनसर्टेनिटी भी है और हाई रेट्स भी रीज़न है। अनसर्टेनिटी इसलिए कि हर साल आप चेंज लाते हैं, हर साल आप ट्विकिंग करते हैं, हर साल ट्विकिंग नहीं की जाती। मैंने 5 साल का एक प्रोजेक्ट लगाया है, मुझे 5 साल तो उसको साथ रहने दो ना। मतलब अब उसमें फिर 4% ऐड कर देंगे, 2% आपने सुपर टैक्स लगाया, फिर आपने वो लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया, फिर आपने सरचार्ज ख़त्म किया, फिर सुपर टैक्स में रीस्केजुलिंग कर दी। तो ये जो चीज़ है ना लोगों को फिर डिस्टर्ब करती है, बिकॉज आपकी फिजिबिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट लगता है उसकी एक फिजिबिलिटी होती है, राइटली और सो किसी भी आदमी को बिजनेस करना है तो अपनी फिजिबिलिटी बनाता है और बिल्कुल बनाना चाहिए उसको। लेकिन आपने कहा कि आज रेट 10% है, अब अगले फाइनेंस बिल में आपको कहते हैं नहीं 10% नहीं है, आज से रेट जो है ना वो 20% है या 12% है, तो उसकी पूरी फिजिबिलिटी आउट हो गई। अब इन्होंने एक वो लेके आए थे कि जी आप अगर प्लांट और मशीनरी लेके आएंगे तो आपको रिबेट मिलेगा जो कि 10% होगा। उन्होंने आगे उसको 5% कर दिया। सो आप जो है आप कैसे कर सकते हैं, एक आदमी को आपने कहा हुआ है तो फिर उसमें केसेस चले कि जी वेस्टेड राइट है, और ये मतलब लिटिगेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्लायंसेस में हार्डशिप, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी जो शॉर्ट साइटिंग है ना उसकी वजह से होती है। अब एडहॉकिज्म पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब मैं ना थोड़ा सा आपसे मतलब फ़लसफ़े के ऊपर थोड़ी सी इस पर बात करना चाहूँगा। सो हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। या तो हम इनकम से कैलकुलेट कर लेते हैं, सारी इनकम्स जोड़ के एग्रीगेट करके, या फिर हम सारी कंजम्पशन को एग्रीगेट करके कर लेते हैं, और फिर एक आउटपुट का मेथड होता है प्राइस इनटू कि कितना बिका। अब आपने कहा कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की एक कॉस्ट है, ऐसा ही है जीएफबीआर को बड़ा करना पड़ेगा, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को बड़ा करना पड़ेगा, या डिजिटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन फिर हमारे पास सेल्स टैक्स का एक है जो हम जो प्रोपोर्शनल है आउटपुट के साथ सेल्स टैक्स, उसके तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है उस तरह, और हर एक के ऊपर बर्डन नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे एक्चुअली ये है कि आपके ख्याल में अगर दोनों से एक रिजल्ट लिया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि लिया जा सकता है, इनकम से भी ऊपर टैक्स पे भी निकल आएगा, कंजम्पशन पे, तो व्हाट इज ए बेटर थिंग टू टैक्स, इनकम या कंजम्पशन? क्योंकि इनकम पे टैक्स करोगे तो इनकम जनरेशन डिस्करेज होगी, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स करोगे तो कंजम्पशन जो है वो देखिए इन माय पर्सनल ओपिनियन कि इनकम तो आपको नज़र आ रही होती है, कंजम्पशन जो है ना वो उससे आम आदमी इम्पैक्ट कर रहा होता है। आम आदमी को जो है ना कॉस्ट उसकी कंजम्पशन बेस्ड जो है ना टैक्स जो है ना वो आम आदमी को इम्पैक्ट करता है। और इसलिए वरना अगर भाई सैलरी में टैक्सेशन है तो सैलरी में 5% से 40% का से एक स्लैब्स हैं, उसमें जो जिसमें फॉल करता है वहाँ टैक्स हो जाता है। बट यहाँ पे जो है ना कॉस्ट में वो आगे हो जाता है। तो अगर देखें ये मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इस पे पहले एक एक्सरसाइज होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है। अगर वो इनकम बेस पे आपको नजर आता है कि आप वो करते हैं, बट इनकम बेस पे जब आप करेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा पूरी इनकम को कलेक्ट करना है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। कंजम्पशन पे आप डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप देखा जाए तो कंजम्पशन पे आप डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। सो मेरा पॉइंट ये है कि जो भी एक्सरसाइज कंजम्पशन बेस करें, बट उसकी पूरी आपके डेटा होना चाहिए। हमारे पास डेटा नहीं है। हम अब आप ये बात कर रहे थे ना कॉस्ट, मेरे ख्याल में तो जो मेरे पास नॉलेज है वो ये है कि डोनर्स एजेंसीज ने दिया हुआ इनको कि जी हम आपको आप एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन कर दें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अब दूसरे लोग आपको पैसे दे रहे हैं कि यार आप एंड टू खुदा के वास्ते आप एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन करें। तो ये मेरे ख्याल में नादरा के साथ अगर आप डिजिटलाइजेशन का वो करें तो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन उसके बगैर हल होगा नहीं है मसला, मेरा अपना ख्याल है, मेरे ख्याल में। ऐसे तो वैसे तो जैसे आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सेल्स टैक्स की साइड के ऊपर हुई भी, और आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्सेस के लेवल तक हुई है, बाकी अनडॉक्यूमेंट भी बहुत है, अनडॉक्यूमेंटेड भी बहुत है। अच्छा, इससे वो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि ये आसान टैक्स गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई थी रिटेलर्स के लिए, उसको भी रिटेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया, इट वाज अ लम सम टैक्स। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? अब आप रिप्रेजेंट करते हैं टैक्स पेयर्स को, क्यों ये हट रहे हैं? क्या लोग जो है वो टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, या ये टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है? टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है। बेसिकली वही कह रहे थे कि आप पिछला सवाल ना पूछो, राइट। अब लॉ में अमेंडमेंट करनी पड़ती है उनको, फिर वो हर आदमी उसका बेनिफिट उठाता, एक सेगमेंट के लिए आप नहीं कर सकते थे, इसलिए वो फेल्योर हो गया। लेकिन दोबारा एक स्कीम का शायद सुनने में आ रहा है कि वो आ रही है। अब आई होप कि वो कुछ कोई वहाँ सेंस प्रिवेल करे
ठीक। और अनवर साहब, आपका इन चीज़ों के बारे में क्या व्यू है? ये जो जैसे एडिशनल टाइप टैक्सेस होते हैं, जैसे कि पीडीएल होगी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होगी, और उसके बाद अगर हम इवन फेडरल और प्रोविंशियल टैक्सेस की इन्वेंट्री करें तो प्रोविंशियल साइड के ऊपर भी अबव 40 डिफरेंट टैक्सेस की कैटेगरीज हैं। उनमें से कलेक्ट तो कुछ कैटेगरीज में ही होता है, लेकिन है इतना कॉम्प्लेक्स। एंड फेडरेशन में भी ऐसे ही है कि अबव 40 है। उसके साथ साथ कंप्लायंस का एक मसला बड़ा है जी, बड़ी आई थिंक एक सिर्फ टैक्सेस फाइल करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 बंदों का स्टाफ रखना पड़ रहा है बड़ी कंपनीज को। हाउ टू डू दैट? देखिए, अगर हम इसको अदर लेवीज और पीडीएल और ये जो कंप्लायंस है, ये अगर इस तरह कर लें तो पेट्रोल लेवी जो है, अगर इसकी हम बात करें तो वो उस पर सेल टैक्स क्यों नहीं लगा रहे आप पेट्रोल लेवी की मदद क्यों नहीं लेके जा रहे हैं उसका मतलब? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बिकॉज़ वो सीधा फेडरल गवर्नमेंट के पास। एग्जैक्टली। तो वो, लेकिन वो टैक्स के उसमें नहीं आ रहा ना आपके। अगर आपको उसको टैक्स के उसमें लेके आ जाएंगे जी, हमारा कंट्रीब्यूशन डिविजिबल पूल में चला जाए। एग्जैक्टली। तो वो आप उसको उस तरह प्ले अराउंड कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल में उस पर सेल टैक्स लग जाना चाहिए पेट्रोलियम लेवी के बजाय, ताकि वो एक फेयर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि जी ये पेट्रोल अदर लेवीज जो हैं, डेफिनेटली अदर लेवीज बहुत ज़्यादा हैं। वो छोटी छोटी लेवीज हैं, वो लेवीज को जो है वो मेरे ख्याल में रोल बैक करके देखने की ज़रूरत है कि आयदा बाज़ वक्त जगह ऐसी जगहों पे लेवीज हैं। अब जैसे टोल टैक्स है, टोल टैक्स बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो यहाँ पे उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगाएं, पर रैशनलाइज करने की जरूरत है। और वो रैशनलाइज कैसे हो सकता है, उसको एक पूरी आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो है, और उसके बाद तो इस तरह की काफ़ी लेवीज हैं जो कि जिन प्रॉपर्टी टैक्स है फॉर दैट मैटर, प्रॉपर्टी टैक्स को भी देखने की ज़रूरत है कि आया आज के मुताबिक वो प्रॉपर्टी टैक्स की दुनिया में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। आप वही अंग्रेज़ों के ज़माने के प्रॉपर्टी टैक्स को लेके अभी तक वो कर रहे हैं, तो वो क्या टैक्सेस आज क्या दुनिया ने किस तरह इसको हैंडल किया है। फिर आपने बात की कंप्लाइंसेस की, तो कंप्लाइंसेस में 2-3 लोग रखने पड़ते हैं। देखिए, इंडिविजुअल केसेस में तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सेल्फ पॉपुलेटेड रिटर्न होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपके बैक एंड पे सारी इंटीग्रेशन होगी, जब तक नहीं हो सकता सेल्फ पॉपुलेटेड। सैलरीज के केस के अंदर, सैलरी क्लास के केस के अंदर अब तो सेल्फ पॉपुलेटेड आईआरएस हो गया है। हाँ, बट वो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल होती। अगेन वो एक बहुत बड़ा गैप आता है। जब 5 साल बाद कोई नोटिस निकलता है उनका, तो वो उन्होंने वेल्थ ही नहीं फाइल की होती। सो ये मतलब उनको उनके देखे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम जो है उससे आपके एसेट की लिंक बने। हाँ, जो एक बहुत बड़ा वो नारा था ना कि आमदनी से ज़्यादा असासे, ये एक आम आदमी के लिए भी है कि आपकी आमदनी से ज़्यादा असासे कैसे हो गए। सो यू हैव टू प्रूव कि ये अदर इनकम थी, मुझे इनहेरिटेंस मिली, मुझे गिफ्ट मिला, जो भी वॉट एवर इट इज़। बट द पॉइंट इज़ कि आपको सेल्फ पॉपुलेटेड रिटर्न होना चाहिए, या तो फिर आप वेल्थ स्टेटमेंट ख़त्म कर दें। इंटरेस्टिंग। या तो दुनिया में जैसे वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल होता, वेल्थ स्टेटमेंट खत्म कर दें, तो आपके फिर वो सेल्फ पॉपुलेटेड रिटर्न के। लेकिन कल मुझसे ऑफिसर ये कहे मुझे वेल्थ स्टेटमेंट ला के दो, तो वो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा एक आम आदमी के। फिर उसको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा कि मेरी 5 साल की वो तुम रिकंसिलेशन बनाओ, वेल्थ बनाओ। सो आप फिर उसको वेल्थ स्टेटमेंट खत्म कर दें, फिर आपके यहाँ प्रॉपर्टी सारी डॉक्यूमेंटेड है जैसे दुनिया में। तो इंडिविजुअल आदमी, लेकिन कंपनीज के लिए देखें, कंपनीज में दुनिया में लोग चार्ट अकाउंटेंट्स रखते हैं, अकाउंटेंट्स रखते हैं जो कि कंप्लायंसेस करते हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी हो रही है तो ये मेरे ख्याल में कंपनीज को इतना बेयर आउट करना चाहिए। वेल, मैं कुछ स्टडीज के थ्रू गुजरा हूँ जो कैलकुलेट कर रही है कि पाकिस्तान में जो कंप्लायंस की कॉस्ट है वो ज़्यादा। वो इसलिए है ना कि वो आप एक टैक्स ईयर में कोई 4 नोटिस निकाल सकते हैं। ठीक। हम ये भी कह रहे हैं, कल भी हम कहेंगे कि ये हम आप एक नोटिस निकालें, उसमें उसको सेल टैक्स देखना है तो देख लें, उसकी विथहोल्डिंग देखनी है तो देख लें, उसका ऑडिट करना है तो कर लें। आप जो है 4 नोटिस निकालते हैं तो 4 दफ़ा डिफरेंट, पहले एक नोटिस कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा नोटिस आ गया, दूसरा नोटिस कंप्लीट हुआ, तीसरा नोटिस आ गया। तो वो जो चीज़ है वो कभी भी एक आदमी के लिए बर्डन पड़ेगी, बिकॉज वो बिजनेस करेगा, ये कंप्लायंसेस करेगा। सो आपने एक आदमी को सेलेक्ट किया, अब आप उसको राइट लेफ्ट सेंटर से आप उसको देख लें, सेल टैक्स देख लें, टैक्स उसकी टैक्स जो उस पर लगता है वो देख लें, उसने विथहोल्ड किया टैक्स नहीं किया,
आप उसको हर एंगल से देख लें, उसके बाद उसको कंप्लायंस की बहुत कम हो जाएगी। अच्छा अनवर साहब, मुझे इसकी इम्पोर्टेंस बताएं। एक बात की जाती है टैक्स हार्मोनाइजेशन की। अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो तो है कन्फेडरेशन की तरह सेटअप हुआ हुआ है। सो हमने प्रोविंसेस के अंदर भी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं। सो सेल्स टैक्स ऑन जो गुड्स है उसके अंदर हार्मोनाइजेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके ख्याल में इवन पॉसिबल है जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है बिटवीन द प्रोविंसेस? बेसिकली 2011 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में सिंध में जो है ना टैक्स ऑन सर्विसेज आया। जब 18th अमेंडमेंट आई ना 2010 में, उसके बाद ये पहली दफ़ा सिंध ने वो किया। अब उसके बाद से ही ये चीज़ आगे बढ़ती गई। फिर पंजाब में गया, KP के बलूचिस्तान, अब सारे प्रोविंसेस ने उसको ले लिया। अब इस पे हार्मोनाइजेशन पे नेशनल टैक्स कमीशन बना, उन्होंने हार्मोनाइजेशन बात की। और ये जो जिस तरह का सिनेरियो पॉलिटिकल डायनामिक्स इस वक्त है ना, उसमें ये इम्पॉसिबल है। आई एम वेरी सॉरी टू से। इसी वजह से ये पिछले 15 साल से ये बन नहीं पा रहा। अच्छा, उसका डिसएडवांटेज इनको नहीं है, वो टैक्स पेयर को है। अब उसको मुझे पंजाब, अगर मैं पैन पाकिस्तान काम कर रहा हूँ तो मैं पंजाब में अलग रिटर्न फाइल करूँ, KPK में अलग रिटर्न फाइल करूँ, पाकिस्तान में अलग रिटर्न फाइल करूँ, और सिंध में अलग रिटर्न फाइल करूँ। सो उसकी ये थी कि जी फेडरेशन पाँचों एक गुड्स का एक एनेक्जर बना दें और बाकी 5 के एनेक्जर बना दें, उसमें वो सबमिट कर दे और देन गुड टू गो, वो लोगों के पास चला जाए। लेकिन इस पर सेटलमेंट नहीं हो पा रही, बिकॉज वो जब इशू आ जाता है कि मेरा पैसा, अब वो इशू क्या है, इशू ये है कि टर्मिनेशन पे सर्विस टैक्स लगे या ओरिजिन पे सर्विस टैक्स लगे। तो इसकी वजह से वो सेटल नहीं हो रहा, और जो डायनेमिक्स इस वक्त है वो उसमें वो होगा भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अनवर साहब, आपने रिसेंटली नेशनल टैक्स पेयर्स कन्वेंशन के ऊपर आपने फिर एक टैक्स पेयर्स बिल ऑफ राइट्स जो है वो आपने अप्रूव करवाया, पास करवाया, और उसके साथ साथ एक चार्टर ऑफ डिमांड्स भी लेकर आए। तो पहले बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात करते हैं। क्या ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि टैक्स पेयर्स राइट्स नहीं है तो वो टैक्स पेयर्स की जो बेस है वो ब्रॉडन नहीं होती? इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज रेवेन्यूज एंड इंक्रीज द टैक्स बेस अगर आपने उसके साथ कोई राइट्स ही नहीं जोड़ेंगे आप? आई थिंक ये एक देखें ना, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये फॉर्मूला है जो टैक्स पेयर राइट्स की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में राइट टैक्स पेयर के हों या दूसरे राइट हों, उसको मतलब ड्यू रिस्पेक्ट उसकी कोई अहमियत है नहीं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है और उसमें बहुत सारे क्लियरली बहुत सारी जगहों पे चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, बट इवन देन आप और मैं देखते हैं रोज़ उसकी वायलेशन। बट द पॉइंट इज़ टैक्स पेयर राइट जो है ना वो कनेक्ट, मेरा अपना ये ख्याल है, मतलब मैं जो इवन मैं लेके आया टैक्स पेयर राइट्स बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन द डे आप टैक्स जमा करें वहाँ से आपका राइट शुरू होता है। ठीक है ना, आपने अगर कंप्लायंस नहीं की, आपने वो टैक्स नहीं दिया, तो फिर आपको राइट कनेक्ट नहीं करता। राइट, द फर्स्ट इज ड्यूटी एंड देन द राइट। ठीक है। सो हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो इसी बेस पे बनाया है कि जी ये जो है टैक्स दे रहे हैं जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, उनको आपने क्या देना है। तो हमने अपने कल भी हम बताएंगे कि इतने आर्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो कि टैक्स पेयर की राइट की बात है। राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 9 वो कहता है कि राइट टू लाइफ, जब मैं अपनी लाइफ के लिए पैसे खुद दे रहा हूँ तो आप मुझे राइट टू लाइफ दो। फिर 25A एजुकेशन, तो हम कहते हैं भाई आपने एजुकेशन फ्री के लिए मैंने पैसे दिए हैं आपको, आप मुझे एजुकेशन दो। राइट टू लाइफ में मुझे हेल्थ भी आती है, मेरा पार्ट होता है, मुझे लॉ एंड ऑर्डर भी आती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को उससे लिंक करेंगे। सो पहले जैसे मैंने कहा ड्यूटी है कि टैक्स दें, जैसे हमने जिनकी बात की वो टैक्स पेयर थे, इनके लिए हमने बनाया, तो हम ये कह रहे हैं कि उनको वो राइट दिया जाए। अब वो गवर्नमेंट को कितना डाइजेस्ट होना है, अभी इस डॉक्यूमेंट को हम लेके जाएंगे जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। अब स्टैंडिंग कमेटीज़ में हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, तो आई थिंक फिर वहाँ से ये बात जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, और इट विल टेक टाइम। पर अनवर साहब, आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, लेकिन मैं इधर आपको थोड़ा सा चैलेंज करना चाहूँगा कि देखें बहुत सारे लोग हैं और हमारे डाउनटाउन सिटी सेंटर्स के अंदर ही रह रहे हैं लोग जो दे पे टैक्सेस, वो अपने बिजली के बिल में टैक्स देते हैं, गैस के बिल में टैक्स देते हैं, वो जो चीज़ें खरीदते हैं बाहर से वो टैक्स देते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। ठीक है, अब क्या उनके राइट्स नहीं है क्या? अगर क्या डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही राइट्स को हमें लिंक करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को थोड़ा सा वसी करके सोचने की ज़रूरत है? इवन आप देखो कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट की बिल्कुल एक्टिविटी डाउन हो गई है। ठीक है, उससे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी डाउन हो गई है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एलाइड सेक्टर की एक्टिविटीज़
डाउन होगी, ये कुछ मुझे तो नहीं, तो आप जो बात कर रहे हो तो ये तो गवर्नमेंट कल इसको लेके आएगी कह के कि 7 मिलियन नहीं है टैक्स पेयर, फिर सारे सारे हैं। तो वो लेकिन वो जो दुनिया की एजेंसीज हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती कि सारे हैं, वो आती है फाइलिंग से। मेरा पॉइंट ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया हो तो वो उससे फाइलिंग कनेक्टेड होता है। आपकी बात सही है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स पे वो टैक्स दे रहे हैं, बट उनकी अपनी आमदनी उन्होंने अपने आप को कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ। ठीक है। तो राइट जो है ना, कभी भी देखे ना, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपके पास, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, तो यहाँ से मैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक उसमें जाते हैं, ठीक है। अगर आई डोंट हैव अ शनाख्ती कार्ड, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो मेरा क्या राइट बन जाएगा? तो इफ वी हैड अ प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आपके शनाख्ती कार्ड के बेसिस, मतलब आपके शनाख्ती कार्ड के साथ वो सेल्स टैक्स आपका जो है वो सिटीजनशिप है मेरी, सिटीजनशिप कैसे लिंक होती है? मेरे शनाख्ती कार्ड से लिंक होती है। सो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट शनाख्ती कार्ड है, मैंने वो नहीं बनवाया। आपको पाकिस्तान में बहुत सी आबादी ऐसी है जिनमें शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, ठीक है ना, तो उनको आप कैसे एंगेज करेंगे? सर अनवर साहब, लेकिन फिर हम ये जो सिस्टम्स हमने बनाए आयरिस वगैरह, इनको बनाने की क्या जरूरत है? लोगों को इस कश्मकश में क्यों डालते हैं व्हेन यू नो कि वो एंगेज नहीं करेंगे इस तरह के सिस्टम्स के साथ, डिस्कम्फर्ट है उनका? तो व्हाई नॉट जस्ट लाइक मेक अ सिस्टम व्हिच इज मोर ऑटोमेटिक, व्हिच इज मोर ऑटोमेटेड, व्हिच इज मोर डिजिटाइज्ड? आपके ख्याल में डू वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल टैक्सेशन, कुछ और उसमें जाने, नए आइडियाज? देखिए, लोग जो है ना, मैंने जितना पल्स पे देखा है लोगों को, लोग जो है ना वो हैसल फ्री जाना चाहते हैं, हैसल फ्री जाना चाहते हैं, ठीक है ना, राइट। दे डोंट वांट टू सी एनी गवर्नमेंट फंक्शनरी टू कम एंड बॉदर देम। दूसरी बात ये है, सो अब ये इसके अंदर एक आपको फॉर्मूला डिवाइस करना पड़ेगा। वो पहले गवर्नमेंट ने किया लेकिन वो भी नाकाम हो गया, वो फिक्स टैक्स का था, ठीक है ना। फिक्स टैक्स आया, आपके पास FTR रिजीम थी, उसमें आपने टैक्स रखा, लेकिन वो भी आपकी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सका। सो अब इशू ये है कि आपको पहले लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए, हम टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पेयर हैं, दूसरे लोग हैं जो हमारा पूरा प्लेट वो है, अलायंस है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारा सेगमेंट है जो आउट है, इनको इसके अंदर लाना होगा और उसके बाद ये वॉइस रेज करना अपने राइट के लिए है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क, खास तौर पे जब भी किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के अंदर जो आपने उसकी जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग या बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो सालों लग जाते हैं, समटाइम्स डेकेड्स लग जाते हैं इन बिहेवियर्स को चेंज करने के। मुझे बताइएगा आप कि जो आपने टैक्स पेयर्स का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है, इसके अंदर आप मांग क्या रहे हो गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम ये कह रहे हैं कि आप जो है इंसेंटिवाइज करो, बस इन नटशेल, कि आप टैक्स ले रहे हैं, टैक्स इज अ साइकिल, ये नहीं है कि ये वन वे है, इट्स आप ले रहे हैं तो यू हैव टू गिव समथिंग। सो वो जो चीज़ है ना, उसमें अब मैं इसको पॉइंट मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो जो उसका जिस्ट है वो ये है, ठीक है, क्या आपने हमें, आप जैसे हम कल जब बात करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हम ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को टैक्स वेलफेयर स्टेट बनाओ। सो आप ये एक डिमांड है हमारी कि टैक्स वेलफेयर स्टेट बनाएं। अब टैक्स वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगी कि आप टैक्स पेयर को इंगेज करोगे, रिकग्नाइज करोगे और रिस्पॉन्ड करोगे। मुझे बताइएगा, आपके ये जो हज़ारों आपके मेंबर्स हैं TPAP के अंदर, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका उनके लिए कोई मैसेज है? और इवन जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे कि क्या उनकी इंटरेक्शन होनी चाहिए टैक्स सिस्टम के साथ, क्या आगे जाके उनका रवैया और उनका एक्शन प्लान होना चाहिए? देखिए, जो लोग हमारे मेंबर हैं उनके लिए और जो लोग नहीं हैं उनके लिए, दोनों के लिए मैं मैसेज दूंगा। जो मेंबर हैं उनके लिए, उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अपना टैक्स तो दे रहे हैं, उनको इनवॉइस की वैल्यू को समझना होगा। आई थिंक हमें इनकरेज करना होगा कि आप इनवॉइस लेना शुरू करें। ये ज़रूरी है, बिकॉज आपसे कोई आदमी टैक्स ले भी रहा है और वो टैक्स जमा नहीं करा रहा। सो आप उस एक्टिविटी में शामिल ना हो। सो जब आप अपनी कंजम्पशन बेस वो करें तो वहाँ इनवॉइस लें। हमारे जो टैक्स पेयर्स अलायंस के जो लोग हैं वो अपना टैक्स दे रहे हैं, अगर ये लेंगे। और दूसरी बात, वो बात यह है कि आप जिस फोरम पे जहाँ भी हों, इस पे बात करें कि टैक्स साइकिल को कंप्लीट करें। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमें इंसेंटिवाइज करें। इंसेंटिवाइज आप करेंगे टैक्स, पूरे दुनिया में आप यूरोप की टैक्स इकोनॉमीज हैं जो डेवलप्ड हैं, वहाँ क्या है 60% टैक्स है, ठीक है। 60% टैक्स में उनका जो बच्चा है उसकी एजुकेशन फ्री है,
आपकी उनके ख़ुद की वेलफेयर फ्री है, जॉब नहीं है तो जॉब की कंपनसेशन है, अगर आपका बच्चा जो है वो जॉबलेस है तो उसकी कंपनसेशन है, आपको ट्रांसपोर्टेशन में डिडक्शन है, हेल्थ में डिडक्शन है, हर चीज़ आपको जो है। अब हुकूमत के पास बहुत सारे रास्ते हैं जिस तरह वो इंसेंटिवाइज कर। अब आप मेरे एक छोटी मिसाल मैंने दी थी कि नादरा के कार्ड बना के आप लोगों को देंगे, स्कूल में चले जाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आ जाएं हुकूमत की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए, कि उनकी हेल्थ पॉलिसी जो है वो हुकूमत वो करेगी। तो अब क्योंकि अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन नहीं सकते, अब जो जितना बड़ा वो काम है वो काम अगले 50 साल और लगेंगे उसको रीडू होने में, बिकॉज आपने साइड में सारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर दिया है। सो आपको उसके साथ एक मतलब जिसे कहना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव एक कोई अप्रोच लेके आनी पड़ेगी, ताकि वो टैक्स पेयर के लिए एक इंश्योरेंस प्लान हो, उनको हेल्थ की इंश्योरेंस फ्री मिले, उनको एजुकेशन फ्री मिले। सो ये गवर्नमेंट को पैसे भी नहीं देने इन टर्म्स ऑफ एक चंक में, ओवर द पीरियड जो है ना आप उसको पे ऑफ करेंगे। सो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। बट जो हमारे मेंबर्स हैं वो मेरे ख्याल में बड़े वाइब्रेंट है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह बात करें। तो मेरी उनसे एक गुजारिश है, एक तो इनवॉइस की वैल्यू समझें, इनवॉइस लेना ना भूलें, यू हैव टू आस्क फॉर द इनवॉइस। दूसरी चीज़, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं और मेंबर नहीं हैं, देखें जब तक हम एक कलेक्टिव अप्रोच नहीं बनेंगे, जितने हमारे लोग ज़्यादा होंगे, बिकॉज सैलरी क्लास मुझे पता है बहुत ज़्यादा है, वो जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ही एक वॉइस में एक जिसे चाहिए प्रेशर आएगा, हुकूमत को समझ में आएगा कि ये कुछ सेगमेंट है और हुकूमत जो है उस पर फिर अपने आपके साथ बैठेगी, बात करेगी। तो जो लोग इस फोरम से हमारे यहाँ पे बात सुन रहे हैं, तो वो जो है अब हम मेंबरशिप ड्राइव की तरफ जा रहे हैं, तो अब वो मेंबर्स बने और इस अलाइन को सपोर्ट करें, बिकॉज ये अल्टीमेटली आपकी बात कर रहा है कि आपने टैक्स दिया है, टैक्स के बदले में आपको मिला क्या है, उसकी राइट्स की बात हो रही है। तो अगर वो आप साथ देंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होगी। हुकूमत पहले नहीं करेगी लेकिन सुनेगी ज़रूर और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में वो करेगी। अच्छा अनवर साहब, एक और सवाल आपका। अब आपने आप नेशनल कन्वीनर जो है टीपैप के जब से हुए हैं, तो लोगों का तो एक रिस्पांस है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा है? गवर्नमेंट क्या तवज्जो देती है क्योंकि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो आपका बार एसोसिएशंस, टैक्स बार एसोसिएशंस के साथ रहा है, तो लॉयर्स तो अपनी बात मनवा लेते हैं कुछ ना कुछ जो है जोर ज़बरदस्ती, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं लॉयर्स। लेकिन अब जो है व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल सिटीजन्स, इस तरह की बॉडी को, इस तरह के लीडर ऑफ अ बॉडी को गवर्नमेंट अवॉइड नहीं करते हुए आपको नज़र आती है कि दूर ही रह जाए इस तरह के लोगों से? आपको लगता है कि वो फोर्थ कमिंग है और बातें सुनती है और गौर करती है और ध्यान देती है? देखिए, मैं क्योंकि ये अभी हमें 1 महीना ही हुआ है मैं इस चार्ज को लिए, मैं इसको इस बात में ये कमेंट नहीं कर सकता गवर्नमेंट नहीं सुन रही, बट मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इंगेज करना पड़ेगा हमें। लेकिन गवर्नमेंट इस तरह की इश्यूज़ पे ज़रा सा सुनती कम है, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी हैमरिंग तो करेंगे, अपनी बात कहेंगे तो, और हम खुद उनके पास चल के चले जाएंगे और हम कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि हम हैं यहाँ, और उनको हेड्स अप करेंगे कि जी ये इशू जो है। तो वो हम अपना प्लान बना रहे हैं, उस प्लान के तहत हम चीज़ों को लेके आएंगे जिसमें मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, और फिर उसके बाद इंगेजमेंट से मीटिंग विद पहले हम पॉलिटिशियन से मिलेंगे, पार्लियामेंटेरियन से मिलेंगे। बिकॉज देखिए, मेरा अपना पहले दिन से वो है कि पॉलिसी मेकर्स जो है ना, उनको जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे, उनको जब तक ये रियलाइज़ नहीं कराएंगे, जब तक ये इशूज़ सही नहीं होंगे। एफबीआर को बैशिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एफबीआर को अगर आज कह दें कि आप कलेक्शन ना करें तो एफबीआर घर बैठ जाएगा। सो आपने सुनी अनवर साहब की बात। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एज़ फार एज़ टैक्स पॉलिसी को चेंज करने के हवाले से, वो यही है कि एक परसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए, एक कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए। हर वक्त सही बात पे खड़े रहें और करते रहें उसको, और अपनी आवाज़ उठाते रहें, और इवेंचुअली चेंज विल कम। इफ़ यू वांट टू इंगेज विद टीपैप फर्दर, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे नीचे मैं टीपैप की मेंबरशिप के फॉर्म्स जो है वो ऐड कर दूंगा। सो इफ़ एनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ टीपैप, तो यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक दैट लिंक and sign up with your name and contacts. तो with that said, thank you very much, और ख्याल रखिएगा अपना बजट तक, क्योंकि बुरी खबर आएगी तो आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर ना पड़े। Thank you very much and until next time, जी अल्लाह हाफिज़।